आजकल आपने कई जगहों पर देखा होगा कि लोग बालकनी में खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं या बालकनी को सजाने की वीडियोस डालते हैं। कई सारे लोग बालकनी में पौधे लगाते हैं तो कई लोग बालकनी में कुर्सी टेबल लगाकर कई सारे बुक्स भी रखते हैं, जिनसे वो उस बालकनी में बैठकर अपने लिए कुछ सुकून का वक्त निकाल सके। क्योंकि आजकल शहरों में तो खुली हवा, पौधे, हरी भरी जगह दिखना ही बंद हो गए हैं। जहाँ देखो लोग बिल्डिंग्स बनाने में लगे हैं। ऐसा ही कुछ प्यार था कावेरी की छोटी बहू सिमरन को अपने घर की बालकनी से। तो आइए जानते हैं कैसा है इनका बालकनी लव। सिमरन बहू, तेरा पार्सल आया है। हाँ मम्मी जी, आई बस। अब क्या मंगवाया है तूने बहू? मम्मी जी, मैंने घर की बालकनी के लिए लाइट्स मंगवाई है। रात को जब ये चमकेंगी ना तो इतनी सुंदर लगेगी। अरे तू भी ना कुछ मंगवाती रहती है जब देखो बालकनी के लिए। अबे कुछ दिन पहले तो इतने सारे पौधे मंगवाए थे वहाँ रखने के लिए। आपको पता है ना मम्मी जी, मुझे इस घर में सबसे ज़्यादा बालकनी ही पसंद है, इसलिए मैं उसे और अच्छे से सजाने की कोशिश करती हूँ। अरे इन सब फालतू चीज़ों पे खर्चा करने का कोई फ़ायदा नहीं सिमरन। इन सब से क्या होगा तू बता। हम थोड़ी देर के लिए बालकनी में बैठते हैं सब, बाकी सारा दिन तो सब अपने कमरे में ही होते हैं ना। हाँ, पर जब वो थोड़ी देर हम वहाँ होते हैं तो कितना सुकून होता है, कितना मज़ा आता है उस बालकनी में। भाभी वो भी तो सोचिए। अरे पर यहाँ पर झूला लगवाना, लाइट्स लगाना, पौधा रखना, इन सब में खर्चा कितना है। मैं तो कहती हूँ माँ जी, इस बालकनी को तुड़वा कर यहाँ एक कमरा बनवा लेते हैं और भी ज़्यादा जगह हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये आप क्या कह रही हैं भाभी? इतनी खूबसूरत बालकनी को क्यों तुड़वाना है? मैंने इतने प्यार से इसे सजाया है, इतनी अच्छी हवा और धूप आती है यहाँ से। अरे रूम होगा तो उसमें एसी भी लग जाएगी, वहाँ ठंडी हवा खा लेना। अरे भाभी, कुदरती हवा, धूप, पौधे, इन सब का सुकून कमरे में थोड़ी ना मिलता है। मम्मी जी आप सोचिए कि एक और कमरा होगा तो कितना अच्छा हो जाएगा। कोई भी मेहमान आए, कितना सारा सामान भी हम वहाँ रख सकते हैं। हाँ बड़ी बहू, बात तो तेरी सही है। तभी तो कह रही हूँ माँ जी कि इस बालकनी को तुड़वा कर यहाँ एक कमरा बनवा लेते हैं। इतनी बड़ी बालकनी है, इतना अच्छा कमरा बन जाएगा यहाँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपको ये कभी भी नहीं करने दूंगी भाभी। सिमरन अब तुम ना बचपना कर रही हो, बिन बात के तमाशा मत करो। आप बीच में पड़ रही हैं भाभी। मैं इस बालकनी को कुछ नहीं होने दूंगी और ना ही किसी को इसे तोड़ने दूंगी। अरे बस बस बस, अब तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो। इस बात को यहीं रहने दो, जब कुछ करना होगा तब देखेंगे। कावेरी उस वक्त उन दोनों को चुप करवा देती है, लेकिन सिमरन और कविता के बीच अब इस बात की जंग छिड़ चुकी थी। कमरा या बालकनी, जिस पर अब दोनों एक दूसरे से हर बात पे टकरा रही थी। अरे मैं ये कह रहा था कि कल मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं घर पे। कब से बोल रहे थे पार्टी दे, तो मैंने सबको घर पर ही बुला लिया। हाँ सही किया, यहाँ सब लोग एंजॉय भी कर लेंगे अच्छे से। हाँ, मैं सबके लिए अच्छे से नाश्ता भी बना दूंगी, पर एक बात की प्रॉब्लम है। वो क्या? मैं ये सोच रही थी कि काश हमारे पास एक एक्स्ट्रा कमरा होता, तो ऐसे मेहमानों के आने से या आपके दोस्तों के लिए भी एक अलग से कमरा हो जाता, जहाँ आप लोग अलग से बैठकर पार्टी कर पाते। हाँ ये बात तो सही कही तुमने कविता। तभी तो मैं कह रही हूँ कि उस बालकनी को तुड़वा कर वहाँ एक कमरा बनवा लेते हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा। घर में सबके लिए आसानी हो जाएगी और कभी कोई आए भी तो उस कमरे में बैठकर आराम से एंजॉय भी कर सकता है। भैया, आपके दोस्त आए ना तो उन्हें रात को इस बालकनी में बिठाइएगा। वहाँ मैंने इतनी चमकीली लाइट्स, पौधे, फूल और झूला भी लगाया है। आपके फ़ोटोज़ भी अच्छे आएंगे और आपको किसी कैफ़े में बैठे हो ऐसा लगेगा। अरे वाह, ये बात तो बहुत सही है। वैसे आइडिया बुरा नहीं है भैया। आपके दोस्तों को पार्टी की पार्टी भी लगेगी और आपके फ़ोटोज़ भी अच्छे आएंगे। अरे वाह सिमरन, ये तो बहुत अच्छा सुझाव दिया तुमने। सच में उस बालकनी में बैठ के तो सबको कैफ़े वाली फीलिंग ही आएगी। तभी तो मैं कह रही हूँ भैया, बालकनी घर की सबसे खूबसूरत जगह है। इसे तुड़वाने से घर की खूबसूरती भी चली जाएगी। घर की खूबसूरती कमरा बनने से और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अरे घर में एक कमरा बढ़ जाने से इस घर की कीमत भी बढ़ जाएगी। ये भी तो सोचो, और भी ज़्यादा मुनाफा होगा। हाँ, हमारे पास वाले शर्मा जी नहीं है, उनके बेटे ने बस एक कमरा ज़्यादा क्या बनवा लिया। अब उन्हें उनके घर के 5 लाख ज़्यादा मिल रहे हैं। बोलो, देखा, बालकनी से कुछ नहीं होने वाला।
एक कमरा ज़्यादा होगा तो इसका फ़ायदा हमें ही मिलेगा। हाँ ये बात तो है भैया, एक कमरा बढ़ जाने से घर की कीमत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बात तो बिल्कुल पते की है। राज, तेरा क्या कहना है? बालकनी को तुड़वा कर एक कमरा बनवा लेते हैं? हाँ भैया, मुझे भी ये आइडिया सही लगता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बालकनी तुड़वा देंगे तो ना हवा अच्छी आ पाएगी घर में, ना धूप। अरे क्या ज़रूरत है बालकनी तुड़वाने की? अरे सिमरन, बालकनी नहीं होगी तो क्या हुआ, खिड़कियाँ तो होंगी ना। तुम सोचो कितनी कीमत बढ़ जाएगी इससे घर की। और सुकून चला जाएगा उसका क्या? हम सब यहाँ बैठकर बातें करते हैं, खेलते हैं, फोटोज़ लेते हैं, उसके बारे में भी तो सोचो। हम ये सब बाहर जाकर भी तो कर सकते हैं। सिमरन, बात को समझो, बेकार की जिद मत करो। अब मेरे हिसाब से तो भाभी सही कह रही हैं। सिमरन, एक बालकनी की वजह से हम लाखों का नुकसान नहीं कर सकते। तुम समझ रही हो ना बात को? और वैसे भी बालकनी ना होने से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो अब है सो है, इसलिए बेकार की बहस मत करो। आप पैसों के नुकसान को देख रहे हो, सेहत के नुकसान का क्या? ताज़ी हवा आती है बालकनी से, धूप आती है, हम बारिश को देख सकते हैं, हम एंजॉय कर सकते हैं। हम सब रात को वहाँ बैठते हैं, बातें करते हैं और रोज़ वहाँ बैठकर चाय पीते हैं, फ़ोटोज़ निकालते हैं। हम कितनी सारी यादें बनाते हैं उस बालकनी में। क्या वो सब हम पैसों से खरीद पाएंगे? सिमरन की बात भी गलत तो नहीं है। कमरा बन जाने से हवा, धूप, बारिश ये सब भी बंद हो जाएगा। अब क्या करे भैया, बात तो दोनों की सही है। उलझन में डाल दिया है दोनों ने, और जब तक ये बात सुलझ नहीं जाती दोनों इसी तरह लड़ती रहेंगे। एक काम करते हैं, सब लोग इस बारे में सोचते हैं, देखते हैं शायद किसी के पास कुछ आइडिया आ जाए। मैं तो अब भी यही कहूँगी कि ये बालकनी तुड़वा दो, बहुत फ़ायदा होगा। और मैं भी यही कह रही हूँ, बालकनी तुड़वाने से बहुत नुकसान होगा। सुकून, ताज़ी हवा, धूप, बारिश, यादें सब चली जाएंगे। ठीक है, हमने कहा ना, हम दोनों इस बारे में सोचेंगे कि क्या करना है, फिर कोई फैसला लेंगे इसके बारे में। ठीक है। सिमरन और कविता के बीच बालकनी का मुद्दा सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा था। जहां कविता की बात भी सच थी कि एक कमरा बन जाने से उनके घर आने वाले मेहमानों को भी आसानी होगी और घर की कीमत भी बढ़ जाएगी, वहीं सिमरन भी अपनी जगह सही थी कि घर में बालकनी होना भी ज़रूरी है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। अगले दिन सुबह सब लोग बालकनी में बैठकर ही चाय के साथ इस बात पर चर्चा कर रहे थे। देखो कितनी अच्छी और बड़ी जगह है, कमरा भी अच्छा बन जाएगा, घर का कितना सामान भी यहाँ आ सकता है और मेहमान भी। और हाँ, यहाँ तो दुकान का भी थोड़ा बहुत माल सामान रख सकते हैं ना। फायदे वाली बात तो है। और ये जो हम अभी इतनी अच्छी धूप में बैठकर सब लोग साथ में ताज़ी हवा के साथ चाय पी रहे हैं, उसका क्या? फिर क्या एसी के कमरे में बैठ के चाय पियोगी? अरे ये दोनों अब मुझे बहुत उलझन में ला रही है, क्या करना चाहिए? तो भाई मुझे खुद को ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। ये सब आपस में बात कर रहे थे कि वहीं उसी वक्त एक चिड़िया आती है जिसने अपना घोंसला उस बालकनी में बनाया हुआ था। वो बच्चों को दाना खिला रही थी और फिर उन्हें खिलाने के बाद वहीं छोड़कर चली गई। इस पर सब लोग उस चिड़िया की ओर देख रहे थे। नहीं, हम ये बालकनी नहीं तुड़वा सकते, बिल्कुल भी नहीं। इस चिड़िया ने ये सोचकर अपने बच्चों को छोड़ा है कि इस बालकनी में वो सुरक्षित रहेंगे। क्या होगा अगर हम ये बालकनी तुड़वा देंगे? अगर वो चिड़िया वापस आकर देखेगी कि उसका घर ही नहीं है यहाँ। नहीं, हमें ये बालकनी नहीं तुड़वानी। थैंक यू भाभी। नहीं सिमरन, थैंक यू मुझे तुम्हें कहना चाहिए। आजकल हम पैसों के पीछे इतना भागने लगे हैं कि हम ये भूल ही गए हैं कि हमारा कुदरत के साथ भी एक रिश्ता है जो हमें निभाना चाहिए। हम सब पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब की बातें तो करते हैं, जबकि हम खुद घर के आंगन को, बालकनी को महत्व देना भूल गए हैं। पेड़ पौधे, हवा, धूप, ये पंछी, ये सब हमारे कुदरत का हिस्सा है जिन्हें हम सबको महत्व देना चाहिए। और इसीलिए हमारी ये सुंदर सी बालकनी कभी नहीं टूटेगी। तो इसी बात पे बालकनी के साथ एक फ़ोटो ले ले। भाग्यवान, उठ जाओ, कोई बेल बजा रहा है, लगता है दूध वाला आ गया है। मैं ही उठूँ सब चीज़ के लिए? जिस दिन से इस घर में आई हूँ अपनी मर्जी से सो भी नहीं सकती हूँ। इतने लोग हैं इस घर में, लेकिन उठना मुझे ही होगा। कोई मेरी जगह एक दिन उठ जाए तो पहाड़ी टूट जाएगा जैसे।
रूपा बड़बड़ाते हुए दूध लेती है और कमरे में आकर संजय से कहती है, अब मुझसे ये सब नहीं होता, मेरी भी उम्र हो चली है। अरे भाग्यवान, तुम्हें कौन उठने को कहता है? मेरी माँ की तो एक ही बहू थी, तुम्हारे दो दो बेटे हैं, दो दो बहुएं आएंगी, वो उठेगी, फिर तुम आराम करना। कह तो दिया तुमने बड़ी आसानी से, बेटों की शादी होगी तब ना बहू आएगी। अरे तो कर दो अब उनकी शादी, उम्र भी तो हो गई है उनकी अब। रूपा कमर कसकर अपने दोनों बेटों के लिए लड़की देखने के लिए जुट जाती है और खुली आंखों से सपने देखना शुरू कर देती है। बहू आ जाएगी, फिर मैं बस आराम करूंगी, सुबह आराम से देर तक सोऊंगी, आराम से उठूंगी, कोई मुझे उठाने वाला नहीं होगा। तभी संजय आकर रूपा को हिलाता है। भाग्यवान, खुली आंखों से सपने मत देखो। आप तो जल रहे हैं मुझसे। इस साल मैं अपने दोनों लाडलों की शादी करके ही रहूंगी। रूपा को अजय और विजय के लिए कविता और खुशबू पसंद आ जाती है और वो उनकी शादी करवा देती है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही चलता है और रूपा को लगता है कि उसने जंग जीत ली है। लेकिन एक रोज़ कविता खुशबू से कहती है, मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हो रही, रोज़ इतनी सुबह उठ जाती हूँ। खुशबू, कल से तुम उठकर दूध ले लेना और पूरे घर में झाड़ू भी लगा लेना। भाभी, मैं तो रोज़ जल्दी ही उठ रही हूँ। मैंने तो सोचा कि आपको कह दूँगी उठने को, मुझे भी तो आराम चाहिए ना। हाँ, तुमने तो गजब कर दिया, इतने दिनों से मैं ही तो दूध ले रही हूँ। अच्छा, तो झाड़ू कौन लगा रहा है वो नहीं दिखा आपको? मैं नहीं उठने वाली अब, किसी को कोई कदर ही नहीं है, भला मैं ही क्यों करूँ सब। अरे तुम छोटी हो मुझसे, इतना भी समझ नहीं है तुम्हें। जिठानी हूँ मैं तुम्हारी। देवरानी हूँ मैं आपकी, आप ही बड़ी बहन बनकर मेरी जगह उठ जाया करो। मैं चली। अगली सुबह रोज़ की तरह दूध वाला डोरबेल बजाता है, लेकिन दोनों कविता और खुशबू में से कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलती। दूध वाला बैल पर बैल बजाता रह जाता है। आवाज़ से तंग आकर रूपा उठकर दूध लेती है और गुस्से में चिल्लाकर दोनों बहुओं से कहती है, एक मैं थी जिसने कभी अपनी सास को काम तक करने नहीं दिया, और एक मेरी दो महारानी बहुएं हैं जिनसे बिस्तर नहीं छूटता। अब से चाहे कोई मर भी जाए, मैं उठकर दूध नहीं लेने वाली। तुम दोनों अपना समझो कैसे कौन क्या करेगी। दोनों बहुएं चुपचाप सब सुन लेती है और कुछ नहीं कहती। फिर दोनों की दोनों अपने कमरे में जाकर सो जाती है। न घर की साफ सफाई करती है और ना ही बाकी का कोई काम। अगले दिन फिर दूध वाला आता है और बैल बजाना शुरू कर देता है, लेकिन मजाल है कि दोनों में से कोई दरवाज़ा खोल दे। दोनों कविता और खुशबू अपनी नींद लेती रहती है और रूपा भी ठान लेती है कि वो भी नहीं उठेगी। घर की औरतें जब नहीं उठती तो आखिर में संजय उठकर दूध लेता है और अपने बेटों से कहता है, लगता है बाहर के साथ साथ घर भी हमें ही देखना होगा। लग तो मुझे भी यही रहा है। कल से घर गंदा पड़ा है और रात में भूखे ही सोना पड़ा। ये तीनों पता नहीं क्या चाहती है, ऐसा क्यों कर रही है। इनके छोड़ दो, इनके हिसाब से चलेंगे तो घर में कोई काम नहीं होगा, हम तो भूख से ही मर जाएंगे। आज से दूध मैं ले लूँगा और फिर सब्जियाँ और फल लाने बाज़ार चला जाऊँगा। अजय, तुम सुबह का झाड़ू पोछा कर लेना और विजय नाश्ता बना लेना। दोनों अजय और विजय संजय की बात में सहमति देते हैं और घर के कामों में जुट जाते हैं, और काम में फंसने के कारण उनका ऑफिस छूट जाता है। अरे छोटे, आज की ऑफिस तो छूट गई और बर्तन धोना अभी भी बाकी है, और ये लोग तो अभी तक नहीं उठ रहे। भैया, मुझे तो लग रहा है कि हमारी ऑफिस अब रोज़ छूटने वाली है इनके चक्कर में। वैसे भी इतना थकने के बाद कौन ही ऑफिस में काम कर पाएगा। अजय, विजय और संजय दिन भर घर के कामों में लगे रहते हैं, लेकिन रूपा, कविता और खुशबू को ज़रा भी शर्म नहीं आती। वो तीनों आराम से उठती हैं और खा पी कर घूमने निकल जाती है। एक दूसरे से कंपटीशन करने के चक्कर में वो तीनों इतना नीचे गिर जाती है कि उन्हें खुद समझ में नहीं आता। कुछ दिनों तक यूं ही चलता है और एक दिन संजय दुखी होकर रूपा से कहता है, इस घर का सत्यानाश होने से अब कोई भी नहीं रोक सकता। बहुओं को आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, लेकिन तुम्हें तो समझना चाहिए, तुम भी उनकी तरह कर रही हो। रहने दीजिए, आप ना बस मुझे ही गलत बता सकते हैं। कुछ दिनों तक काम पर न जाने से अजय और विजय दोनों की नौकरी छूट जाती है और संजय तो पहले से ही रिटायर हो चुके हैं।
महीना बीत जाने के बाद अब घर में पैसे की किल्लत होने लगती है। मुझे 5,000 रुपये चाहिए, बहुत दिन हो गए पार्लर गए हुए। मेरे पास पैसे नहीं है, अब तो मेरी नौकरी भी चली गई है। क्या, नौकरी चली गई है? उधर खुशबू विजय से कहती है, कल मैं मायके जा रही हूँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मेरे पास इस वक्त जहर खाने के लिए भी पैसा नहीं है। तुम्हारी हरकतों के कारण लगता है मैं किसी दिन रोड पर खड़ा मिलूंगा। नौकरी तो चली गई है, लगता है अब झाड़ू पोछा ही करना लिखा है उम्र भर। क्या सच में नौकरी चली गई? अगले दिन रोज की तरह सुबह डोरबेल नहीं बजता, क्योंकि दूध वाला पैसे ना मिलने पर दूध देना छोड़ देता है। डोरबेल ना बजने पर आज तीनों जल्दी उठ जाती है। उधर घर में एक दाना राशन ना होने के कारण संजय, अजय और विजय आपस में बातें करते हैं और रूपा, कविता और खुशबू ये सब सुन रही होती है। लगता है आज भूखे ही सोना पड़ेगा, घर में एक दाना राशन नहीं है। कोई अब हमें उधारी भी नहीं देगा, पहले का ही हमारा पैसा बाकी है तो भला कोई क्यों ही दे। संजय की आंखें भर आती है और वो कहता है, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। ये सब मेरे कारण हुआ है। ना मैं तुम दोनों की शादी की बात करता और ना ही ऐसी लड़कियां इस घर में आती। ये सुनकर तीनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और रोते हुए रूपा, कविता और खुशबू कहती है, हमें माफ़ कर दीजिए। अब से हम जल्दी उठेंगे और घर का सारा काम भी करेंगे। लोग सही कहते हैं, जिस घर की औरतें बिगड़ जाए, खराब हो जाए, उस घर को कोई नहीं बचा सकता। आप दोनों नौकरी वापस ज्वाइन कीजिए, मैं और खुशबू घर संभाल लेंगी। इस बार किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। देर आए दुरुस्त आए। कम से कम अकल तो आई इन्हें। मुझे लगा था कि ये लोग नहीं सुधरने वाले। अजय और विजय वापस से नौकरी पकड़ लेते हैं और कविता और खुशबू एक अच्छी बहू की तरह घर की जिम्मेदारी संभाल लेती है और रूपा भी जल्दी उठकर बहुओं के काम में हाथ बटाने लगती है। शुक्ला जी और उनकी पत्नी राधा राजी खुशी अपने परिवार के साथ अपने घर में रहते थे। शुक्ला जी के पड़ोस में एक घर था जो काफी वर्षों से खाली पड़ा था, लेकिन एक दिन अचानक सुबह सुबह वहाँ पर सामान से लगा हुआ एक ट्रक पहुँचा। अरे सुनती हो, लगता है हमारे बाजू में जो घर खाली पड़ा था उस पे कोई रहने आया है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, कितने साल से देख रही हूँ ये घर ऐसे ही खाली खंडहर जैसा पड़ा है। लेकिन इस घर की स्थिति तो बहुत खराब है और आने से पहले इन लोगों ने इसकी साफ सफाई भी नहीं करवाई, सीधा सामान लेकर आ गए। मैं भी वही सोच रही थी, इतने गंदे घर में ये लोग अपना सामान रखेंगे कैसे? अरे भाई, हमें पड़ोसी होने के नाते ये पूछना चाहिए कि उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। चलो मैं पूछ कर आता हूँ, बाकी वो जाने, उनका काम जाने। शुक्ला जी अपने घर से बाहर निकलकर बाजू वाले घर के बाहर खड़े ट्रक के पास पहुँचते हैं। वहाँ पर उन्हें दो छोटे छोटे बच्चों के साथ एक पति पत्नी नजर आए। नमस्ते भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? नमस्ते नमस्ते, मेरा नाम दिनेश है और हम लोग दिल्ली से आए हैं भाई साहब। नमस्ते भाई साहब, मेरा नाम कालिंदी है और ये मेरे दोनों बेटे हैं, चिंटू पिंटू। आप हमारे पड़ोसी हैं ना? जी बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, लेकिन यह घर तो काफी वर्षों से खाली पड़ा है, आपने इसकी साफ सफाई भी नहीं करवाई। अरे भाई साहब, आप जानते नहीं, साफ सफाई करने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगता, आप बस सुबह तक देख लीजिएगा। हाँ, लेकिन फिर भी खंडहर पड़े घर को साफ करना और उसमें सारा सामान सही तरीके से रखना बहुत मुश्किल काम होता है। शाम होने को आई थी। शुक्ला जी अपने घर लौट आए। रात को शुक्ला जी और उनकी पत्नी सो गए और सवेरे जब सोकर उठे तो उनकी नजर बाजू वाले घर पर गई। अजी सुनते हो, कमाल हो गया, बाजू वाला घर तो ऐसे लग रहा है जैसे कभी खाली था ही नहीं। अरे हाँ राधा, घर तो पूरी तरह से साफ सुथरा और चमकदार लग रहा है। रातों रात इतनी सफाई कैसे संभव है? वही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा। शाम तक तो ये लोग अपना सामान लेकर आए थे, रात रात में घर इतना अच्छा कैसे हो गया? लगता है तुम्हारी नई पड़ोसन कोई जादूगरनी है, जादूगरनी।
आप ना ऐसी बातें करके मुझे डराया मत करो। कुछ दिन बीत जाते हैं। शुक्ला जी और दिनेश के परिवार का आपस में मिलना जुलना होता रहता है। शुक्ला जी अपने नए पड़ोसी के आने से बेहद खुश थे। दिनेश और उसकी पत्नी का व्यवहार भी शुक्ला जी के परिवार के लिए काफी अच्छा था। एक दिन बड़े जोर से आंधी आती है। जल्दी से जाकर छत से कपड़े उठा लाती हूँ, वरना सारे कपड़े इधर उधर उड़ जाएंगे। छत पर सूखे कपड़े उठाते वक्त राधा की नजर बाजू वाली छत पर पड़ी। उसने देखा कि दिनेश की छत पर कपड़े आंधी में यहाँ वहां उड़ रहे थे। लेकिन तभी दिनेश की पत्नी छत पर आई और उसने अपने हाथ को ऊपर उठाकर सारे कपड़े एक जगह इकट्ठे कर लिए। हे माता रानी, ये क्या हो रहा है? कालिंदी तो सच में कोई जादूगरनी है। इसने अपने एक हाथ से जादू करके सारे कपड़े एक जगह इकट्ठे कर लिए। ऐसा कोई कैसे कर सकता है? ये देखकर राधा डर गई और जल्दी से नीचे आई और डर के मारे कांपने लगी। अरे क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? क्या कोई भूत वूत देख लिया? अरे भूत वूत छोड़ो, हमारी पड़ोसन कालिंदी जादूगरनी है। आपकी बात बिल्कुल सही थी। लेकिन हुआ क्या है? अभी मैंने देखा, आंधी आने की वजह से दिनेश की छत पर सारे कपड़े यहाँ वहाँ उड़ रहे थे। तभी उसकी पत्नी छत पर आई, अपना हाथ ऊपर किया और सारे कपड़े चुंबक की तरह खींचकर उसके पास इकट्ठे हो गए। अरे ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैंने तो उस दिन बस मजाक में कहा था। मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है जी, हमें पता करना चाहिए। लेकिन हम कैसे पता कर सकते हैं और क्या पता करना है? मेरे पास एक तरकीब है, तुम बस देखते जाओ। अगली सुबह राधा दिनेश के घर पहुंचती है। अरे राधा बहन, आओ आओ, कैसे आना हुआ? क्या बताऊं, मेरे घर के बाहर जो बगीचा है ना, उसके सारे पौधे सूख चुके हैं। माली ने ठीक से देखभाल भी नहीं की। क्या तुम्हें कोई तरीका पता है जिससे पौधे फिर से अच्छे हो जाएं? अरे चिंता क्यों करती हो राधा बहन, आज शाम को मैं तुम्हारे घर आऊंगी। देखना, सुबह तक तुम्हारा पूरा बगीचा फिर से हरा भरा हो जाएगा। शाम के वक्त कालिंदी शुक्ला जी के घर आती है। शुक्ला जी और राधा ने मिलकर कालिंदी के जादू को पता करने के लिए एक प्लान बनाया था। अरे सुनती हो, अभी अभी मेरे दोस्त का फोन आया। उसकी तबीयत बहुत खराब है, हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। अरे लेकिन अभी तो मैं कालिंदी को बुला कर लाई हूँ बगीचा ठीक करने के लिए, और आप जाने को कह रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, आप लोग चले जाइए। बगीचे का क्या है, अगर मुझसे कुछ हो सका तो मैं ठीक करने की कोशिश करूंगी। शुक्ला जी और राधा बाहर जाने का बहाना करके वहीं एक पेड़ की आड़ में छुपकर सब कुछ देखने लगते हैं। आब्राकाडाब्रा, जल्दी से सारे पौधों को ठीक कर दो। देखते ही देखते 5 मिनट के अंदर सारे पौधे फिर से ठीक हो गए। अरे हमारा शक तो सच साबित हुआ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये जादूगरनी पड़ोसन ना जाने हम लोगों पर क्या क्या जादू करेगी। उस दिन के बाद से राधा और शुक्ला जी अपनी पड़ोसन से कुछ डरे डरे से रहने लगे। एक दिन पिंकी को पार्क में गए हुए 2 घंटे से ऊपर हो गए हैं। मैं जरा उसे बुलाकर लाती हूँ। हमारी बेटी भी ना कभी खेलने से थकती ही नहीं। हाँ राधा, अब तो अंधेरा भी होने आया है, तुम पिंकी को जल्दी से घर ले आओ। कुछ देर बाद राधा रोते हुए घबराते हुए घर के अंदर आती है। अरे राधा, क्या हुआ? इतना रो क्यों रही हो? और हमारी बेटी पिंकी कहाँ है? क्या बताऊं, पार्क में सब जगह ढूंढा लेकिन पिंकी कहीं नहीं मिली। अरे कहीं हमारी उस जादूगरनी पड़ोसन का जादू तो नहीं? क्या पता उसने ही हमारी बेटी को गायब कर दिया हो। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? हमारी भला उससे क्या दुश्मनी है? पिछले कुछ समय से हमने उन लोगों से बात करना कम कर दिया था। हो सकता है इसी बात पर चिढ़कर उसने हमसे बदला लिया हो। आप मेरे साथ चलिए, हमें उसके घर चलना चाहिए। राधा और शुक्ला जी दोनों कालिंदी और दिनेश के घर पहुंचते हैं। अरे भाई साहब, बहन जी, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आपकी पत्नी को जल्दी बाहर बुलाओ। हमें पता है कि वो एक बहुत बड़ी जादूगरनी है।
ठीक है भाई साहब, अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं, हम आराम से बैठकर भी तो बात कर सकते हैं ना। कालिंदी ने मेरी बेटी को गायब कर दिया है। अभी कुछ देर पहले तुम्हारे चिंटू पिंटू के साथ पार्क में ही खेल रही थी। राधा बहन, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मुझ पर इतना गंदा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? अरे सब जानती हूँ मैंने कई बार तुम्हें जादू करते हुए देखा है और इसीलिए हम लोगों ने तुमसे बात करना कम कर दिया था। उसी का बदला लिया है ना तुमने, बोलो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरी बात पर भरोसा कीजिए। पिंकी मेरी भी बेटी के बराबर है। अगर ऐसी बात है तो तुमने हमारी बेटी को गायब क्यों कर दिया? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, वो तो हमेशा ही पार्क में खेलती है। कालिंदी ने अपनी आंखें बंद की और एक मंत्र का जाप करने लगी। ये देखकर शुक्ला जी और उनकी पत्नी राधा और ज्यादा डर गए। आंखें बंद करते ही कालिंदी ने कहा, आपकी बेटी आपके घर से 2 गली छोड़कर एक दुकान के बाहर खड़ी हुई है, आप वहां जाकर उसे ले आइए। शुक्ला जी और राधा दौड़कर कालिंदी की बताई हुई जगह पर पहुंचते हैं। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी पिंकी वहीं पर खड़ी थी। पिंकी बेटा, तुम यहाँ कैसे आ गई? पापा, मैं अपनी एक सहेली के साथ खेलते खेलते यहाँ आ गई और फिर मुझे घर का रास्ता पता ही नहीं चला। शुक्ला जी और राधा वापस लौटकर कालिंदी के पास आते हैं। मुझे माफ कर दो कालिंदी बहन, मैंने तुम पर बेकार में ही शक किया। ये बात सच है कि मुझे जादू करना आता है, लेकिन मैं अपने जादू का कभी भी गलत उपयोग नहीं करती। एक बहुत बड़े साधु से मैंने जादू करना सीखा था, लेकिन मेरा जादू सिर्फ अच्छे कामों में ही काम आता है। शुक्ला जी और दिनेश का परिवार फिर से राजी खुशी एक दूसरे से मिलने लगी और उनके बीच के सारे गिले शिकवे दूर हो गए। ये भी शायद जादू ही था ना।